हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 1, 2 मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे और 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। इस तत्व का अंतर्रोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर्रोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखो भाई, है तो ये अंतर्रोध, क्योंकि पाई जो है वो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। सी किसी वृत्त की परिधि है और डी किसी वृत्त का व्यास है। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, इसलिए सी से प्रदर्शित किया है, और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इसलिए उसे डी से प्रदर्शित किया है। तो जब ये सी बटे डी है, अर्थात ये पी बटे क्यू के रूप की है, तो फिर ये परमे होनी चाहिए, लेकिन पाई होती है परमे, तो ये अंतर्रोध है। तो इस अंतर्रोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बनाया है कि ये संख्या जो पी बटे क्यू की रूप की है, फिर तो ये परमे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पाई को हम परमे कहते हैं, तो क्यों करेंगे? ये जो अंतर्रोध है इसका निराकरण हम कैसे करेंगे? देखो, हम ये कहेंगे कि इसमें कोई अंतर्रोध है ही नहीं। ये तो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें कोई अंतर्रोध नहीं है। कारण क्या है कि ये जो सी और डी है, परिधि और व्यास, इनमें से कोई भी अपरमेय संख्या हो सकती है। भाई हो सकता है कि परिधि √2 हो वृत्त की, क्यों नहीं हो सकती? √3, √5 हो सकती है, और ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। या अगर सी नहीं है तो मान लो डी हो जाए अपरमेय, √2, √3 मतलब व्यास हो जाए। तो अगर परिधि या व्यास में से कोई एक अपरमेय हो गया, तो हम जानते हैं कि एक परमेय एक अपरमेय का भागफल भी अपरमेय होता है। तो इसलिए सी या डी में से कोई एक तो अपरमेय हो सकता है ना। हमारी कोई गारंटी थोड़ी है कि हम दोनों परमेय है। अगर दोनों परमेय होते तो ये परमेय संख्या होती, लेकिन ये परमेय इनमें से कोई भी अपरमेय हो सकता है, इसलिए यहाँ कोई अंतर्रोध नहीं है और इसी वजह से पाई अपरमेय संख्या है। देखिए हमने क्या लिखा है, इस तत्व में कोई अंतर्रोध नहीं है, क्योंकि सी या डी में कोई भी अपरमेय संख्या हो सकता है, कोई भी अपरमेय संख्या हो सकती है। अतः पाई एक अपरमेय संख्या है। अतः पाई क्या है? अपरमेय संख्या है, कोई भी एक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 निरूपित कीजिए। √9.3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। एक तरीके से ये अपरमेय संख्या है। वैसे तो हम अपरमेय संख्याओं को निरूपित करना आपको सिखा चुके हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार की अपरमेय संख्या है, इसमें पॉइंट भी है, दशमलव भी है। इससे पहले जो सिखाई थी हमने वो √2, √3, √4, √5 का सिखाया था, लेकिन ये पॉइंट में है, तो इसको भी सीखेंगे कैसे करेंगे। देखिए हमें √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाई हमने और उसमें AB बराबर 9.3 मात्रक। अब इसमें कोई मात्रक नहीं दे रखा है, तो आप अपनी तरफ से सेंटीमीटर या कुछ भी मात्रक ले सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन मात्रक लिखते हैं। तो सबसे पहले AB बराबर 9.3 मात्रक हमने लिया, अर्थात सेंटीमीटर या इंच कुछ भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार पेज पर स्केल की सहायता से। तो ये ले लिया और इसी में इसी रेखा को आगे बढ़ी हुई है, इसी में BC बराबर 1 मात्रक लिया, यानी 9.3 से आगे एक मात्रक की दूरी पर एक बिंदु C और ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, और मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें AC का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। और लंब समद्विभाजक कैसा खींचते हैं कि बिंदु A को केंद्र मानकर और C को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, और ऐसे ही C को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, और दोनों चाप जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला देंगे। और ये लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को O मान लिया, और ये O बिंदु जो है वो AC का मध्य बिंदु है। अब इस O को केंद्र मानकर और OA या OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद ये जो बिंदु B है, इस बिंदु B से AC पर लंब एक रेखा खींचेंगे, AC पर लंब खींचेंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण पर। ये आप चांदी से भी खींच सकते हैं,
और प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हैं। ये लंब जो है इस अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हमने डी मान लिया। अब इसके बाद पुनः बी को केंद्र मानकर और बीडी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। ये चाप AC की बढ़ी हुई रेखा पर बिंदु E पर जहां भी काटेगा उसको बिंदु E मान लिया। इस तरह से ये जो BE है यही √9.3 होगा और ये जो BD है इस BD ये BD भी 9.3 होगा और ये BD और ये BE होंगे तो बराबर, क्योंकि B को केंद्र मानकर हमने BD त्रिज्या दी है और BD त्रिज्या लेकर जो हमने चाप लगाया है तो ये उसी की त्रिज्याएं हैं दोनों, इसलिए BD और BE बराबर होगा। जब ये √9.3 है तो ये भी √9.3 होगा। इस तरह से इसको हमने प्रदर्शित तो कर दिया संख्या रेखा पर। अब दो बातें इसमें और रह गई कि एक तो हमने ये जो हमने अभी आपको समझाया है ये सारे रचना के चरण हमें लिखने, दूसरी बात वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, ये √9.3 कैसे हुआ। ये तो एक तरीके से रटना हो गया कि हमने बताया आपको ये सब करो और ये √9.3 को होगा, तो ये कैसे होगा ये भी हमें समझना जरूरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये √9.3 कैसे हुआ, इसका सत्यापन करके दिखाऊंगा। चलिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ पहले। देखिए इसमें हमें रचना के चरण भी लिखने हैं। आप रचना के चरण जो भी अभी मैंने समझाया था ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। रचना करने के साथ साथ रचना के चरण भी लिखने हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूं। चरण 1, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर AB बराबर 9.3 मात्रक और BC बराबर 1 मात्रक अंकित किया। चरण 2, अब AC का लंब समद्विभाजक किया। अब AC का लंब समद्विभाजक किया। जो संख्या रेखा को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। चरण 3, अब O को केंद्र मानकर अब O बिंदु O को केंद्र मानकर OA या OC त्रिज्या लेकर OA या OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया।
चरण 4, बिंदु बी से ए बी पर लंब खींचा, रेखा AC पर बिंदु बी से होता हुआ AC पर बिंदु बी से होता हुआ एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। चरण 5, अब बिंदु बी को केंद्र मानकर और बीडी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर बीडी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटता है, बिंदु ई पर काटता है। इस प्रकार BE बराबर BD बराबर √9.3 मात्र। ये तो आपके रचना के चरण हो गए पूरे। ये आपको रचना भी करनी है, रचना के चरण भी लिखने हैं। अब रचना के चरण के बाद हमें इसका सत्यापन भी करना है कि हम ये कैसे बताएंगे कि ये √9.3 ही है। ये भी तो हमें सिद्ध करके बताएं हम कि ये जो हमने रचना की है इसमें ये भी क्लियर हो जाए कि ये √9.3 है। अब देखो इसको बताते हैं कैसे क्लियर होगा। देखिए अब हम कर रहे हैं सत्यापन। चित्र पुनः बना ले रहे हैं हम। देखिए हमने यहां पर OD को मिलाया, हमने OD को मिलाया। आप देखिए कि इस तरह ये त्रिभुज OBD जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें हमने ये लंब डाला था B पर, ये 90 डिग्री है और इस तरह से ही समकोण त्रिभुज हो गया। किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में हम पाठ्यपुस्तक में लगा सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में लगाना चाह रहे हैं। आप देखिए ये जो थी हमारी 9.3 थी और ये हमारी 1 थी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो हमारी AC है ये हमारी क्या हो जाएगी AB प्लस BC, और AB कितनी है
9.3 और बीसी कितनी है 1, तो ये कितनी हो गई 10.3। हमें ऐसी पता चल गई। अब हम पता करना चाह रहे हैं ओए या ओसी, यानी आधी है इसकी, ओए ओसी, ये जो है वो एसी की आधी है क्योंकि ओ मध्य बिंदु है इसलिए। तो ये हो गई एसी बटे 2 और एसी का मान है 10.3 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ गई 5.15। ओए का मान आ गया, यही ओए है यही ओसी है। और आपको जैसे ओए और ओसी क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं और ओडी भी इसकी त्रिज्या है, तो ओडी भी यही हुई, यानी ओए भी यही है, ओसी भी यही है और ओडी भी यही है। अब हमें जरूरत पड़ेगी ओबी की, तो हम ओबी भी निकाल के रख ले रहे हैं पहले। ओबी क्या होगी, ओसी में से बीसी घटा दो। ओसी में से अगर आप बीसी घटा दोगे तो ओबी बचेगी। तो हमारी ओसी कितनी थी, ओसी थी हमारी ये ओसी हमारी है ये वाली, ओसी कितनी है 5.15 और बीसी को तो हमने बनवाना, तो ये कितनी हो गई 4.15। तो हमने ओबी निकाल ली 4.15 और हमने ओडी निकाल ली 5.15। अब हम इस जब समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता होती है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में और बीडी भी प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओबीडी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होगी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें जरूरत क्या है बीडी स्क्वायर की, तो ऐसा कर रहे हैं ओबी स्क्वायर को इधर ले आ रहे हैं, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बीडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। अगर हमें बीडी निकालना है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर वाला वर्ग हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल से वर्ग हट जाता है। अब हमें एक फार्मूला पता है जो हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले वीडियो में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओडी प्लस ओबी और ओडी माइनस ओबी। हमने ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा यहाँ पर ओडी और ओबी के मान रखेंगे। बीडी बराबर अंडर रूट ओडी, ओडी कितना है 5.15 और प्लस ओबी कितना है, ओबी है 4.15। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9.3, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और ये कितना आ गया 9.3। और यही कितना है हमारा, ये जो बीडी है और वही हमारा क्या था, जैसे हमने यहाँ पे एक चाप लगाया था तो बी को केंद्र मानकर और बीडी त्रिज्या लेकर एक क्या लगाया था चाप, और इस चाप को बिंदु ई पर काटा है चाप ने, तो ये जो है ना बीई और बीडी बराबर हुए, यही हमारा बीई है। भाई ये जो बीडी था वही बीई है क्योंकि बी को केंद्र मानकर हमने वृत्त का चाप लगाया है, वृत्त की त्रिज्या सब जगह बराबर होती है, इसलिए जो बीडी होगा वही बीई होगा, ये यहां से आता है। इसीलिए जो बीई है वो भी 9.3 है। और ये हमने सत्यापन करके दिखा दिया कि जो हमने रचना की है वो सही है। हमारा बीडी का मान और बीई का मान कितना √9.3 आ गया और इसी की रचना में संख्या रेखा पर करनी थी और वो हमने कर दी और सत्यापित भी कर दिया।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया हमने, मतलब रचना भी कर दी, रचना के चरण भी लिख दिए और सत्यापित भी कर दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत आसान है। ये वाला तो थोड़ा सा बड़ा भी था और थोड़ा सा कठिन भी था, इस एक्सरसाइज का सबसे कठिन सवाल था ये, लेकिन फिर भी आसान है, कर दिया आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हरों का परमीकरण करना है। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। और हर का परमीकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो है वर्गमूल ना रहे, अपर में संख्या नहीं रहनी चाहिए हर में। तो परमीकरण करते कैसा है ये बात आप समझिए। तो 5 का पहला पार्ट कर रहे हैं। पहला है 1/√7, हमें हर का परमीकरण करना है। परमीकरण का मतलब आप ये समझ लो कि ये अपर में संख्या है हर में और इसको परमे में बदलना है हमें। तो क्या करेंगे हम, √7 है तो √7 की अंश में गुणा कर देंगे और √7 की हर में भी गुणा कर देंगे, दोनों में कर देंगे। अब आप देखिए ऊपर तो √7 हो गया और नीचे क्या होगा, देखो एक रूल बता रहे हैं आपको कि √a और √a की जब गुणा करते हैं तो a आता है, यानी वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याएं समान होती हैं तो वर्गमूल हट जाता है। तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा और क्या आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। और वर्गमूल हट गया तो ये परम संख्या हो गई, ये परमीकरण हो गया, बस ये आंसर हो गया। अब लेकिन सेकंड पार्ट का मेथड अलग है, वो देखो समझो क्या, 2 तरह के सवाल है। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 तरीके से होंगे। पहला अलग तरीके से हुआ, ये है 1/√7 -√6। अब देखो ये कैसा करेंगे, ये अब जैसा सेकंड है वैसा ही थर्ड है और वैसा ही फोर्थ है। तो इनको समझे अब हम ये किस तरह से करना है हमें। हम क्या करेंगे, ये जो हर है इसमें हर का मान √7 -√6 है। इसमें एक वर्ड होता है संयुगी, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो इसमें हम संयुगी से गुणा करेंगे अंश में और हर में। हर के संयुग्मी संयुग्मी निकालते कैसे हैं, संयुग्मी निकालने के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि बस चिन्ह बदल दो आप, बहुत आसान है। जैसे माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। तो हर का संयुग्मी हुआ हमारा √7 + √6। इसकी अंश में और हर में दोनों में गुणा कर दो। संयुग्मी की अंश और हर में अंश और हर में गुणा करने पर अंश और हर में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, √7 -√6। अंश में गुणा करो √7 + √6 और अंश में भी हर में भी कर दो √7 + √6। ये लो भाई हमने अंश और हर में हर के संयुग्मी से गुणा कर दी। और हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा भाग करने के इस जो तरीके को, इस प्रोसेस को ही हम परमीकरण कहते हैं। हमें परमीकरण करना है, मतलब हर के संयुग्मी से अंश में और हर में दोनों में गुणा करनी है, गुणा करके सॉल्व करना है। इस विधि को ही हम परमीकरण कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ पर भी हम एक एल्जेब्रिक फार्मूला अर्थात बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे और जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं एक बार। सूत्र क्या है कि a - b और a + b की जब आप गुणा करेंगे तो ये गुणा आएगी a² - b²। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। √7 को a मान लो, √6 को b मान लो, तो ये तो हो गया a - b और ये हो गया a + b। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a² - b², √7 का स्क्वायर और -√6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अंडर से स्क्वायर से अंडर हट जाता है, ये भी एक नियम है, ये भी आप समझ लो कि √a का जब आप स्क्वायर करोगे तो a आएगा। ऐसा समझ लो कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है,
तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा केवल 7 और ये बचेगा केवल 6, और 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप देखिए हमने हर को पर में बना दिया। अब बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो या मत लिखो, ये हमारा आंसर आ गया। इसका हर हमने पर में बना दिया परमीकरण करके, इसलिए इसको परमीकरण कहते हैं कि जो अपर में होती है पर में बन जाती है परमीकरण करने के बाद। तो इस तरह से ही सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड की तरह ही करेंगे। चलिए हम बिठाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। अब इसके भी हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो अब मैं गाइड कर दे रहा हूं, भाषा आप लिख लेना। √5 माइनस √2 से अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो अभी जो रूल बताया था a प्लस बी और a माइनस बी की जो गुणा होती है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, केवल 5 आएगा, -2, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 3। ये परमीकरण हो गया, आंसर आ गया। चौथा पार्ट भी कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं। √7 प्लस 2, हर के संयुग्मी से अंश में और हर में गुणा कर दो। संयुग्मी में क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, केवल चिन्ह बदलना होता है बस हमें, और उससे अंश और हर में गुणा करनी है। वही वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, केवल 7 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 में से 4 घटा देंगे, और यही हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। अब आप समझिए, ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। थैंक यू वेरी मच।